टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे जीवों का विकास इवोल्यूशन, जिसमें हम देख रहे थे कि अगर आपके सामने कोई जीव है जिससे आप परिचित है, जिसे आप जानते भी नहीं है, तो उनका विकास कहाँ से हुआ है, ठीक है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस बारे में हम देख रहे थे। जिसमें हमने देखा था कि अगर जीवों का विकास है उसमें उसके आवास का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो डार्विन थे उनका क्या अनुभव रहा इस जीवों के विकास पे। फिर उनका अनुभव देखा, हमने उनका अवलोकन देखा कि उन्होंने क्या अनुभव किया, उन्होंने क्या अवलोकन किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो गलापागोस द्वीप थे उसमें उन्होंने क्या विशेष अवलोकन किया, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हम उनकी विविधता में क्या तथ्य मिले और क्या प्रमाण उनको मिले, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विविधता, तथ्य और प्रमाण। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जीवों की विविधता, उसमें तथ्य और प्रमाण। तो डार्विन ने क्या किया, उनके जीवाश्मों का, जो पूर्व काल में जो जीव थे उनके जीवाश्मों का अध्ययन किया, वहाँ उपस्थित जीवों का अध्ययन किया और कुछ तथ्य और कुछ प्रमाण दिए, ठीक है। अध्ययन कर कुछ तथ्य और प्रमाण दिए। उसमें उन्होंने बताया कि जो वहाँ द्वीप के जो जीव थे, जिसमें एक था वर्मी, ठीक है, मैंने बताया था उन्होंने वर्मी का अध्ययन किया था। तो वर्मी में क्या, अर्माडिल्लो नामक जीव वर्मी का उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि जो पूर्व वर्मी थे उनका आकार बड़ा और जो बाद में उन्होंने जिसका अध्ययन किया उनके आकार छोटे थे, ठीक है। तो उनसे क्या मिला कि समय के साथ उनके वर्मी अर्माडिल्लो में समय के साथ परिवर्तन हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जीवाश्म से आपको क्या पता चलता है, कि जीवाश्म के अध्ययन से आपको क्या पता चलता है। तो जीवाश्म के अध्ययन से हमें ये पता चलता है कि अगर डार्विन ने ये बताया कि जीवाश्म का हम अध्ययन करते हैं कि जो पूर्व काल के जो जीव थे और आज के जो वर्तमान युग के जो जीव हैं उनके जीवाश्मों के अध्ययन करके पता चलता है कि इनके बीच आपसी संबंध क्या है, इन दोनों में समानता क्या थी, इनमें विभिन्नताएं क्या थी, ठीक है। ये सब हमको देखने को मिलते हैं इनके अध्ययन करने पर। अब उनके जो गलापागोस द्वीप है वहाँ एक फिंच जाति नाम की पक्षी पाए जाते थे, ठीक है। तो उनका उन्होंने अध्ययन किया तो उनके सामने कुछ तथ्य आए। तो उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने क्या बताया कि जो जीव थे वो हमारे देश के गौरैया जाति से मिलते जुलते थे, ठीक है, मिलते जुलते थे। कौन, फिंच जो जाति वहाँ जो उन्होंने देखने को मिली वो हमारे देश के गौरैया पक्षी से मिलते जुलते थे। उन्होंने 15 अलग अलग प्रकार के फिंच जाति का अध्ययन किया था, ठीक है, स्टडी किया था। फिर उन्होंने क्या देखा कि जो ये फिंच जाति है उनके जो चोंच है और जो पंख है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग द्वीप के जीवों में, ठीक है, अलग अलग द्वीप में जो फिंच पाए गए उसमें चोंच और पंख में अंतर थोड़ा पाया गया। जिन्होंने 15 फिंच का अध्ययन किया था, 15 अलग अलग फिंच का जाति का अध्ययन किया था, तो उन्होंने क्या देखा कि ये तो एक जैसी है, इनकी प्रजाति एक जैसी है, पर अलग अलग द्वीप में पाए जाने के कारण क्या उसमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं पाने लगी, ठीक है, मतलब कि थोड़ा डिफरेंस पाने लगा। तो उन्होंने क्या एक अंतर पाया कि उसमें चोंच और पंख में मेजर एक ठोक डिफरेंस देखा, अंतर देखा। तो उन्होंने क्या देखा, जब उनकी चोंच को नापा गया तो वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये देख के कि इनकी चोंच में इतनी विभिन्नताएं कैसी हैं, मतलब कितने डिफरेंसेस कैसे हैं। तो क्या था, जो फिंच जाति के जो पक्षी थे उनके चोंच में सब में अलग अलग थे, उनके नाप अलग अलग थे। तो कोई बीज खाने वाले थे तो कोई फल खाने वाले थे, कोई फूल का रस पीने वाले थे तो कोई कीड़े खाने वाले थे। इस प्रकार उनके कार्यों के अनुसार उनकी चोंच में डिफरेंसेस देखने को उनको मिले। उन्होंने क्या देखा कि जो गलापागोस द्वीप था वहाँ कहीं तो कीड़े पाए जाते थे, तो कठोर बीज वाले आवरण वाले पौधे देखने को मिले, तो कहीं नरम फल वाले पौधे देखने को मिले। तो इस प्रकार जैसे कि जीवों में उनको विविधताएं देखी, वैसे उन्होंने खाद्य संसाधनों में भी विविधताएं उनको देखने को मिली, ठीक है।
तो क्या होता है बेसिकली, अगर उन्होंने फिंच जाति का उन्होंने अध्ययन किया था तो उन्होंने ये बताया कि जो उनके चोंच है उनके कार्यों के आधार पर, ठीक है, क्योंकि उनका सबका भोजन अलग अलग था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई बीज खाने वाले थे, कोई फूल का रस पीने वाले थे, कोई फल खाने वाले थे, तो कोई कीड़े खाने वाले थे, ठीक है। तो उनका क्या हुआ, जो भोजन था अलग अलग हो गया, उनका कार्य अलग अलग हो गया, तो उनके चोंच में विविधताएँ आ गई। तो बेसिकली जो जीव थे, जो फिंच थे, वो उनका कहना था कि वो इक्वेडोर से उड़कर गलापागोस के द्वीप में आकर बसे थे, ठीक है। तो ये जो द्वीप थे उसमें अलग अलग द्वीप में आने से क्या हुआ, उनका परिवेश अलग अलग हो गया, तो अलग अलग परिवेश में पनपने लगे। तो जिन द्वीप में उनको कीड़े मिले तो वहाँ के जो फिंच थे वो कीड़े खाने लगे, जहाँ उनको फल मिले वो फल खाने लगे। इस प्रकार उनका भोजन अलग हो गया, तो उनका परिवेश में आने से वो अलग अलग उनमें विविधताएं आने लगी, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या बताया कि जो ये जीव थे उनके पूर्वज तो सेम थे, वो आए सेम जगह से हैं, पर उनके कार्यों के आधार पर क्या हुआ, वो अलग अलग उनमें विविधताएं पाने लगी। तो इस लक्षण को उन्होंने बताया कि ये सजातीय लक्षण है, ठीक है। मतलब कि क्या है, ये होमोलोगस कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब होमोलोगस कैरेक्टर मतलब कि जो उनके पूर्वज सेम थे, ठीक है, उत्पत्ति एक जगह से हुई है, पर वो कार्यों के आधार पर उनमें विभिन्नताएं देखने को मिल रही है, मतलब वो सजातीय लक्षण है, ठीक है। तो उन्होंने ये विविधता के आधार पर कुछ तथ्य और प्रमाण दिए जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आपकी बुक में एक क्रियाकलाप एक दिया है जिसमें उन्होंने होमोलोगस कैरेक्टर के बारे में बात किया है। तो होमोलोगस कैरेक्टर मीन्स जिनकी रचना मतलब कि जिनकी उत्पत्ति, ठीक है, एक जगह से हुई है, जिनके पूर्वज सेम थे, पर उनके कार्यों के आधार पर उनका जो कार्य है वो अलग अलग हो गए, जिनमें उनकी विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे कि पौधों में देखेंगे तो पौधों में प्रतान होता है, कद्दू, ठीक है, कांटे से नींबू, और क्या देखने को मिलता है, कंद से आलू। ये तीनों का जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, पौधों के जो तने हैं उसकी कलिका से हुई है, पर क्या हुआ, इनके कार्य अलग अलग है। तो क्या होता है, पौधों और उनकी पत्तियों में भी आपको विविधताएं देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं तो जीवों की, तो जीवों में विविधता के सजातीय लक्षण क्या हो जाएंगे कि अगर जैसे कि आप देखेंगे डॉल्फिन और सील, उनके पंख, ठीक है, पक्षी और चमगादड़, उनके पंख, ठीक है, और कुत्ते और भेड़ के जो अगले पाँव होते हैं वो, और मनुष्य चुचुंदर जो होते हैं उनके अगले पैर, ठीक है, उनका देखा जाए तो क्या होता है, ये रचना और जो उनकी उत्पत्ति हुई है एक जैसी हुई है, ठीक है। क्या होता है, इनका जो अग्रपाद होता है वो किससे बना है, ह्यूमरस से बना, हड्डी ह्यूमरस से बना है, और साथ में इसकी हड्डी अल्ना और रेडियस से बनी है। मतलब कि क्या हुआ, इनका उत्पत्ति एक जैसी हुई है, पर उनका क्या हुआ, कार्य इनके अलग अलग हैं। वैसे इसके दूसरा अपोजिट देखते हैं तो तितली सुना होगा, तितली और पक्षी, उनके पंख जो है उनके कार्य समान है, उड़ने के लिए है, पर क्या होता है, जो पक्षी है उनके पंख उसे किससे बने हुए हैं, उसके अग्रपाद से बने हुए हैं, पर जो तितली है उनके पंख किससे बने हुए हैं, तितली के पंख उसके बने उसके त्वचा से। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग हुई है पर इनके कार्य समान है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनालॉगस कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है, समवृत्ति लक्षण बोलेंगे। तो आप इसके विविधता तथ्य प्रमाण में समझ रहे होंगे कि अगर सजातीय लक्षण किसे कहेंगे। सजातीय लक्षण मतलब जिनके पूर्वज सेम थे, जिनकी उत्पत्ति एक जगह से हुई है, ठीक है, पर उनके कार्य अलग अलग हैं, उनमें विविधताएं पाई गई, तो ये क्या हो गए, उसके सजातीय लक्षण हो गए, मतलब होमोलोगस कैरेक्टर हो गया। एनालॉगस कैरेक्टर मतलब समवृत्ति लक्षण, मतलब जिनकी उत्पत्ति एक समान नहीं हुई है पर उनके कार्य एक जैसे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल उदाहरण देकर बताया, ठीक है, तो उनकी उत्पत्ति एक जैसी नहीं हुई है पर कार्य एक समान है, उसको क्या बोलेंगे, समवृत्ति लक्षण, एनालॉगस कैरेक्टर। तो ये हमने देख लिया कि उस द्वीप में क्या विविधता थी, जीवों में खास संसाधन में क्या विविधता थी, फिर उसके तथ्य प्रमाण उन्होंने डार्विन ने क्या दिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चयन और विकास, मतलब सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट इवोल्यूशन। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा चयन और विकास, ठीक है। चयन और विकास मतलब सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन से आप समझते होंगे कि अब क्या किया डार्विन ने सफ़र किया, बीगल का सफ़र किया, कुछ अवलोकन किया, उनका कुछ अनुभव हुआ,
अनुभव रहा, तो इंग्लैंड आकर उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ का एक विवरण तैयार किया। उन्होंने एक बताया कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल, मतलब कि मनुष्य में एक कैपेबिलिटी है कि वो अलग अलग जीवों में, अलग अलग पौधों का एक नई प्रजाति का विकास कर सकता है अपने आवश्यकता अनुसार लक्षण को लेकर। तो क्या हुआ, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब कृत्रिम चयन हो गया। किससे क्या, उससे क्या हुआ, उन्होंने उनके मन में एक बात आई कि जो प्रकृति में जो जीवों का विकास हो रहा है, क्या वो भी इस चयन प्रक्रिया का नतीजा है। फिर बाद में उन्होंने ये बताया, डार्विन ने ये बताया कि जो प्रकृति में जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है वो प्राकृतिक चयन का नतीजा है। मतलब कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो क्या है, वो स्वतः ही निरंतर चलती रहती है। प्रकृति में जीवों में आने वाले बदलाव के कारण उनका जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या था, उसका चयन और विकास कि कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, कृत्रिम चयन का फ़ायदा क्या हुआ, उसका एडवांटेज क्या हुआ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्या होता है फ़ायदा। तो ये होगा, इससे मनुष्य क्या करने लगे, जो ह्यूमंस क्या करने लगे, जो जानवर होते हैं उसके अलग अलग आवश्यकता अनुसार, अपने क्षमता अनुसार उसका क्या करने लगे, लक्षण अनुसार उसके नई प्रजाति का निर्माण किया, उत्पन्न किया, ठीक है। और जैसे पौधे हो गए, जैसे धान के, गेहूं के, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग किस्मों का उन्होंने क्या किया, विकास किया, अलग अलग चीज़। उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं, चयन बोलते हैं, ठीक है, कृत्रिम चयन बोलते हैं। इससे आपको पौधों के अलग अलग किस्में, अलग अलग प्रजाति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें आर्थिक लाभ होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट में उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो उन्होंने अपने पूरे सफ़र के दौरान जो अनुभव किया, जो अवलोकन किया, इस आधार पर जो उन्हें तथ्य मिले, प्रमाण मिले, इस आधार पर उन्होंने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया, विकास का सिद्धांत दिया। वैलेस और डार्विन ने मिलकर एक विकास का सिद्धांत दिया। उसमें उन्होंने पहला, आप नोट करते जाइए, मैं पॉइंट वाइज बताती हूँ। उन्होंने इस तथ्य पर, विकास के सिद्धांत पर उन्होंने बताया कि जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, विविधताएं पाने से जो जीव होते हैं तो उनके जीने में भी, जीने की क्षमता में भी अंतर दिखाई देने को मिलता है। कुछ जीव अधिक जीते हैं, कुछ जीव कम जीते हैं, कुछ जीवों की संतानें अधिक होती हैं तो कुछ जीवों की संतानें कम होती हैं। तो जो जीव अधिक जीते हैं, अधिक जीवन व्यापन करते हैं, तो उनका क्या होता है, वो एक नई प्रजाति आगे आके उनमें कुछ बदलाव होता है और एक वो नई प्रजाति का निर्माण करते हैं, एक नई प्रजाति का विकास करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें दूसरा पॉइंट होगा कि जो जीवों का जो विकास हुआ है वो एक झटके में नहीं हुआ है, ठीक है। तो जीवों का जो विकास हुआ है वो एक झटके में नहीं हुआ है, बल्कि ये धीरे धीरे जो पूर्व के जो जीव थे उनके नए बदलाव के कारण नई प्रजातियों का निर्माण हुआ है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे कि जीवों के विकास को आप एक शाखित पेड़ के रूप में एक समझ सकते हैं, ठीक है, कि जीवों का विकास कैसे हुआ उसको आप शाखित पेड़ के रूप में समझ सकते हैं। चौथा इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं विकास का सिद्धांत में कि जो एक जनसंख्या, तो एक जगह की जो जनसंख्या होती है वो जो जनसंख्या होती है उसमें जो विविधता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जाती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, मैंने बताया कि जो एक जगह में जो जनसंख्या, जीवों की जनसंख्या पाई जाती है उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जाती है, ठीक है। आप फिफ्थ इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्राणी का जो अस्तित्व होता है उसमें एक विशेष प्रकार के पाए जाने वाली विविधता के कारण होता है, उसका एक अलग अस्तित्व होता है। तो जैसे कि मैंने बताया जो ये विविधता होती है वो क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहती है, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाएगी। तो उससे क्या होता है, जो संतानें होती है वो अपने जनक से कुछ उसमें भी थोड़ी भिन्नताएं आ जाती हैं, तो उससे क्या होता है, एक वो नई प्रजाति का वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, नई प्रजाति का विकास होता है। तो ये कुछ जो नई प्रजाति होती है उसमें कुछ लाभदायक भी सिद्ध होती है। तो आपका विकास के सिद्धांत में नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जो लाभदायक सिद्ध हो जाती है, ठीक है, जिनकी जो पीढ़ी आने से जो अलग नई प्रकार की प्रजाति मिलती है वो जो लाभदायक सिद्ध हो जाती हैं तो क्या करती है, वो विशेष आवास पाकर नए पनपने लगते हैं। अब आवास पाकर पनपते लगते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो जीव
आवास मिलते हैं तो उनके जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। तो बेसिकली जो उनको आवास मिलेगा तो वो पनपने लगते हैं, फिर उनके जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। उनसे क्या होती है, उनकी आबादी बढ़ती है। फिर क्या होता है, जो पहले जो जीव जिसकी संख्या आबादी वाली है उसको प्रभावित करते हैं। तो नए जीव के आने से जो जीव पहले है वो प्रभावित होते हैं, और नए जीवों की संख्या की आबादी बढ़ने से क्या होता है, जो पिछले जीव है उनका कम होने लगता है। इस तरह जो नए जीव है उनका विकास निरंतर चलता रहता है। तो ये हमारा था विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो उन्होंने डार्विन ने दिया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये तो था हमारा विकास का सिद्धांत। अब हम देखेंगे कि उन्होंने प्रजातिकरण मतलब कि अनुकूलन और प्रजातिकरण देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है, नेक्स्ट हमारा होगा अनुकूलन और प्रजातिकरण। ठीक है, तो अनुकूलन और प्रजातिकरण से समझते होंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीवों में विविधता के साथ साथ जो खाद्य संसाधन में उसमें भी उनको विविधताएं देखने को मिली। तो अनुकूलन मतलब कि जो जीव, जैसे क्या होता है, जो प्रकृति है वो स्थिर नहीं है, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं, समय के साथ बदलाव होते हैं। तो क्या होता है, तो कुछ जीवों के लिए वो प्रतिकूल बन जाती है, तो कुछ जीवों के लिए अनुकूल बन जाती है। तो कुछ जीव वो भौगोलिक ढाल पे ढल जाते हैं और अपना सर्वाइव करने लगते हैं। तो जो समय के साथ बदल जाते हैं, समय के साथ आपको अनुकूलित करते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, वो उनका अनुकूलन कहलाता है। और वही जीव सर्वाइव कर पाते हैं, वही जीव बच पाते हैं, और आगे जाके उनकी नई प्रजातियों का निर्माण होता है, विकास होता है। इसके अपोजिट जो जीव नहीं ढल पाते इसमें और प्रतिकूल परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, तो क्या होता है, वो विलुप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी प्रजाति नष्ट हो जाती है। तो ये उनका अनुकूलन है। अनुकूलन मतलब कि वो वातावरण में अनुकूलित होकर अपने जो प्रजाति है उसको बचा पाए और अपना जो अस्तित्व है वो बना पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रजातिकरण से आपको ये समझ में आएगा। तो प्रजातिकरण में क्या होता है, जो जीव होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फिंच का उदाहरण देकर समझाया था कि जो फिंच होते हैं वो अलग अलग द्वीप में अलग अलग परिवेश में आने से क्या हुआ, उनमें थोड़ा अंतर पाया जाने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक ही फिंच जो फिंच जाती है वो आपस में अलग द्वीप के फिंच से क्या हुआ, वो आपस में लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। तो ये उनका क्या हुआ, प्रजातिकरण हुआ, मतलब कि आपस में ही वो लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। तो क्या हुआ, ये दोनों में विभिन्नताएं पाने गई, तो उसको क्या हुआ, नई प्रजाति का निर्माण हुआ, वो प्रजातिकरण हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट प्रजाति। प्रजाति क्या होता है, प्रजाति बताया, ठीक है। डार्विन ने क्या बताया कि जो जीव आपस में लैंगिक प्रजनन कर, अब रिप्रोडक्शन कर, आपस में अपने जो नई प्रजाति का निर्माण करते, अपनी संतानें आगे बनाती, वो क्या हुआ, उसकी एक विशेष प्रजाति को बताती है, ठीक है। तो उसको क्या बोले, उन्होंने जैविक प्रजाति बताया। फिर उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने कुछ क्या देखने को मिले, उन्होंने देखा कि जो कछुए होते, जो छिपकली होती है, उनमें क्या हुआ, लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद भी जो उनकी आगे जो हुई पीढ़ी उसमें विभिन्नताएं देखने को मिली। तो उससे क्या हुआ, जो उनका जैविक प्रजाति का जो सिद्धांत था वो थोड़ा असफल रहा। फिर उन्होंने जो जैविक प्रजाति दिया वो ये भी असमर्थ रहा कि जो अलैंगिक प्रजनन, जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता, जैसे कि कुछ जीवाणु और कुछ पौधे, उनको भी समझाने में ये जो क्या बोलते हैं, जो प्रजाति है वो भी असमर्थ रहा। उनका जो जैविक प्रजाति जिन्होंने दिया वो भी इनको समझाने में असफल रहा, ठीक है। तो ये क्या था, जो डार्विन ने अपने कुछ तथ्य दिए थे जीवों के विकास पर। तो आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जीवों की उत्पत्ति, जिसे आप जानते हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, जो पहले थे, जो अब आपको दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, उनके जीवाश्मों से उनके बारे में अध्ययन करके उन्हें पता चला। तो इस चैप्टर में आपने देखा बेसिकली कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वो इस जीव इस दुनिया में आए कहाँ से हैं, ठीक है। आपने उनकी विविधता देखी कि अलग अलग कार्यों के आधार पर उनका अलग अलग कैसे विविधता पाई जाती है। तो अलग एक ही अगर वो पूर्वज से हुए हैं तो उनमें क्या विभिन्नता है, उसमें क्या समानता है। तो डार्विन ने अपने जीवों के विकास इवोल्यूशन में अपने कुछ तथ्य दिए और उन्हें समझाने की कोशिश की, अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। अनुकूलन और प्रजातिकरण पे बात की, प्रजातियों को समझाया। तो इस तरह
आप जीवों के विकास को एक थ्योरी से, एक कहानी टाइप, स्टोरी टाइप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।